हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज आ गए हम लोग किस पर? लेक्चर 13 पे। हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने 3 ब्लॉक प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा था। हम लोग 9th लेक्चर से क्या क्या पढ़ते आ रहे हैं? हम लोग पढ़ते आ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, किस टाइप की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। आज बच्चों इस लेक्चर में हम लोग कुछ और केसेस समझेंगे, इंटरेस्टिंग केसेस समझेंगे, जिसमें कि जैसे वॉकिंग, जब हम लोग चलते हैं या रनिंग करते हैं तब कैसे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, वो लेक्चर नहीं देखें तो देख लेना। ये बच्चों 6th टाइप का एक केस है। 6th मतलब जो हम लोग लाइन से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 जैसे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम, उसी तरीके से ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स वाइल वॉकिंग या रनिंग में भी। अब जैसे ये बंदा है मस्त, ये चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब हम लोग फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या है, कि हम लोग चल इसलिए पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन है, क्योंकि हमारे ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो कहाँ से आ रही है? वो फ्रिक्शन से आ रही है, वही हमें आगे बढ़ा रही है। आप कहोगे सर कैसे होता है ये जरा समझाते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। व्हेन वी वॉक और रन ऑन द ग्राउंड वी गेट द इंप्रेशन ऑफ शूज ऑन ग्राउंड. It means there is no relative motion between shoe and the ground, hence frictional force is static friction. कहने का मतलब यह है बच्चों, जब आप चलते हो, जैसे आप नोटिस करना है, तो आपके जो जूतों के या जो आपके ने स्लीपर्स पहने, चप्पल पहने, उसके जो निशान है वो क्या होते हैं? वो देखो आते हैं, सरफेस पे आते हैं, एग्जैक्ट वैसे ही आते हैं। जैसे मान लो ऐसे करके आपका चप्पल का निशान आ रहा है, ठीक है। ये मान लो ऐसा नहीं दिख रहा होगा, या आपने जो जूते पहन रखे, शूज़ पहन रखे, उनके निशान ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो उसमें जो स्लॉट बने हुए वो भी आते हैं। ऐसा क्यों हो पाता है? जब आप पैर अपना रखते हो सरफेस पे, ग्राउंड पर, तब होता क्या है कि इन दोनों सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। अगर रिलेटिव मोशन होगा तो क्या वो एग्जैक्ट फुटप्रिंट बन पाएगा? आप ऐसे सोचना, आप करके देखना, पैर को अपना ज़मीन पर रखो और मान लो आपके जूतों में मिट्टी लगी हुई है, तब क्या, और उसको खींच के देखो तो क्या होगा? एग्जैक्ट ऐसे निशान बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप चलते हो तो प्रॉपर वॉकिंग और रनिंग के टाइम पर आपके जूते या आपकी चप्पलें और ग्राउंड के बीच में किसी भी तरीके का रिलेटिव मोशन नहीं होता है। इसका मतलब जो भी फ्रिक्शन वहाँ पर एक्ट करता है वो कैसा फ्रिक्शन होता है? कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जब आप चल रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। आप चल रहे हो लेकिन फ्रिक्शन स्टैटिक है। क्यों है स्टैटिक? क्योंकि आपके जो शूज़ हैं और ग्राउंड है उसके बीच में किसी भी तरीके का रिलेटिव मोशन नहीं। चलो कह दो सर इतना हम समझ गए, जो आपने समझा है। अब बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगती है। देखो बच्चों, जैसे मान लो आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हो। अब होगा क्या? आप जिस ग्राउंड पे खड़े हुए हो, आप जहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, मान लो आपका एक्सेलरेशन ए इस साइड है, तो आप देखो जरा, मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाऊंगा। आपका मान लो आप ही चल रहे हो, ये कहते हो सर मैं ऐसा तो नहीं दिखता हूँ, कोई बात नहीं, मान लो ऐसे ही दिख रहा हूँ। अब होगा क्या? तुम आगे कैसे बढ़ पाते हो? आपका जूता जब सरफेस को, ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करता है, तब फ्रिक्शन आपको आगे की तरफ धक्का देता है। बात समझ रहे हो? यानी होगा क्या कि आपका जो शू है वो ग्राउंड पे पीछे की तरफ जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? शू पे। देखो ये सरफेस, ये मेरा शू है, ठीक है, ये है ग्राउंड, इस पर शू जो है वो ऐसे पीछे जाना चाह रहा है, ऐसे पीछे, तो रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन इस शू पे कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। तो जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो उस पर फ्रिक्शन कहाँ दिखेगा? आगे की तरफ। और उसी तरह जब मैं ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम, और हाँ एक चीज़ और है, जो मान लो आपका मास m है तो आप पर क्या लगेगा? वेट नीचे की तरफ लगेगा और ग्राउंड का एक रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। कह दोगे सर बिल्कुल लगेगा। उसी तरह ग्राउंड पे क्या होगा? ग्राउंड पे ये फ्रिक्शन फोर्स जो है इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी और नॉर्मल रिएक्शन का उल्टा n लग जाएगा। होगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल होगा। अब बच्चों बताओ, अगर आप ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हो तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि भाई जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं इस डायरेक्शन में, उन सब का सम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में सिर्फ फ्रिक्शन ही तो लग रहा है, वो हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन। बात समझे? और हाँ, जैसे कि मान लो आप जब चल रहे हो तो ये हो सकता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की फोर्स कितनी लग सकती है। मैक्सिमम फ्रिक्शन की फोर्स आपको पता है कितनी लग सकती है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पढ़ ही लिया। कोई भी आपसे पूछ ले कि चलते वक्त किस तरीके का फ्रिक्शन शू या आपकी जो स्लीपर्स हैं और ग्राउंड के बीच में किस कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन कैसी होती है, तब आप बताओगे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। फिर उसको समझाओगे, वो कहेगा हम तो चल रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ से आ गया? फिर आप उसे समझाओगे कि शू और ग्राउंड के बीच में किसी भी तरीके का, हमारे जो शूज़ हैं उनके और ग्राउंड
ग्राउंड के बीच में किसी भी तरीके का रिलेटिव मोशन नहीं होता है। अच्छा अब यहाँ देखो, ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, हो जाएगा कि नहीं। एन है आपका एम जी, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं पिछले सारे न्यूमेरिकल से। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है या कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, वो कितनी होगी, म्यू एस एम जी। अब वो प्रॉब्लम के हिसाब से जैसा भी दे रखा हो आपको वैल्यू ले लेनी। यहाँ पर म्यू एस इंटू एम जी रख दोगे तो एक्सेलरेशन की भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ग्राउंड आपका फिक्स है, मान लो आप रोड पे चल रहे हो, अपने घर पे चल रहे हो, ठीक है, सरफेस पे, लेकिन मान लो ये ग्राउंड ही फिक्स ना होता, मान लो आप ट्रेडमिल पे चल रहे हो, तब क्या होता है, देखो वहाँ पर पीछे की तरफ सरफेस जाती है तो वहाँ पर भी कंडीशन अलग अलग आती है। उस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो, इसको देख लो पहले एक बार, बात समझ गए। तो अब आपसे जब भी कोई कहे कि चलते वक्त या रनिंग करते वक्त आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो ये होगा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ, यही फ्रिक्शन आपको आगे बढ़ा रहा है, बात समझे। और अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, आप वहीं पैर चलाते रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, स्लिपिंग हो जाएगी। तब आपके और पैरों के बीच में और ग्राउंड के बीच में, जो शूज़ हैं उनके और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, बात समझ रहे हो। तब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, तब आप वहीं ऐसे हो सकता है स्लिप हो जाओ, गिर जाओ, बात समझ रहे हो। चलो इसको देख लो, ठीक है, ये आप समझ गए। एक बच्चों एक क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मैंने एक सेंजर बुक आती है उससे लिया है, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने। अब आप ये ना करना कि 50 बुक खोल के बैठ जाना कि सर ने इससे भी क्वेश्चन लिया था तो ये भी लगा लेते, इससे लिया था 10 किताबें खोल के। मैंने पहले भी बताया था, किताब आपको सिर्फ एक ही सेलेक्ट करनी है, जब वो लगा लेना आप बिल्कुल इतने ही महान बन जाना कि उसको पूरा सॉल्व कर लिया, तब भले दूसरी किताब उठाना। चलो ज्ञान की बातें बहुत हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन ऑफ मास m, ठीक है भाई, इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए उसका एक एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। अब ये प्लैंक क्या है, मतलब कि ऐसे समझ ले, एक तरीके का प्लेट है, ठीक है, एक तरीके का वुडन मान लो या स्टील का, ये सब यहाँ नहीं कह रहा। प्लैंक मतलब कि एक तरीके का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसके ऊपर चल रहा है। द प्लैंक लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर इफ द मास ऑफ प्लैंक इज ऑल्सो m। अच्छा भैया, प्लैंक का भी मास m दे रखा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक and man with respect to ground and frictional force exerted by the plank on man, या man on plank, वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। कहना क्या चाह रहा है बच्चों, ध्यान से समझते हैं। क्या कह रहा है कि एक बंदा है, ठीक है, वो किसी प्लैंक पे खड़ा है, प्लैंक का मतलब मान लो लकड़ी का एक पटरा है, उस पर खड़ा हुआ है, और वो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं बढ़ रहा है, इसका एक्सेलरेशन, और वो खड़ा किस पे है, वो खड़ा है एक इस तरीके के प्लैंक पे, ठीक है, और ये प्लैंक आपका कहाँ है, ये प्लैंक आपका ग्राउंड पे है। ये ड्राइंग अच्छी नहीं बनी है, बस समझ जाओ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलो अब तुमको अच्छा बना के ही दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकता हूँ, इसमें बहुत सारे टूल दे रखे हैं, आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ये देखो मस्त बन गया। नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, रहने दो, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, टेक्नोलॉजी वैसी नहीं है। ये प्लैंक है, ठीक है, चलो। और ये हमारा जो है ये बंदा है जो आगे बढ़ रहा है, और किस डायरेक्शन में आगे जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है। एक्सेलरेशन a है इसका विथ रिस्पेक्ट टू ये जो प्लैंक है। ये प्लैंक कहाँ रखा हुआ है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। ये मान लो लकड़ी का प्लैंक है, स्टील का है, ये सब नहीं पता है, बस हमें बता दिया गया है कि एक पटरा टाइप का है, एक प्लेट टाइप के, उसके ऊपर ये चल रहा है, ठीक। इस आदमी का भी मास m है और इसका भी मास m है, ये भी कह दिया है, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये मैं क्या लिखा हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, इसको नाम दे दिया है। वो कितना दे रखा है, ए दे रखा है। बच्चों ध्यान से समझना, जब मैं क्या करूँगा, प्लैंक और इस बंदे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा अलग से। तो देखो ये जब बंदे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मैंने अभी बताया कैसे बनेगा। ये इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगी कि नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। एक्सेलरेशन इसका ए है ही, और ग्राउंड पे अभी नॉर्मल रिएक्शन बच्चों दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ उन फोर्सेस को देख रहा हूँ जो हॉरिजॉन्टल है। और जब मैं प्लैंक का बनाऊंगा बच्चों, देखो तो प्लैंक के ऊपर जो फ्रिक्शन होगा ड्यू टू ये जो पर्सन है वो इसका उल्टा हो जाएगा एफ, और प्लैंक का मास कितना है m मान लेते हैं। अब देखो बच्चों, फ्रिक्शन जो है प्लैंक पे लगने वाली, ग्राउंड और इसके बीच में ये स्मूथ दे रखा है, ये दे रखा है कि ग्राउंड और प्लैंक के बीच में जो फ्रिक्शन है वो बिल्कुल नहीं है।
तो ये जो प्लैंक है, जब बंदा आगे बढ़ेगा इस डायरेक्शन में तो प्लैंक पीछे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यही सिर्फ इकलौती एक्सटर्नल फोर्स इस पर दिख रही है। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना है, a1 है। तो मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ, इसको देखो पहले, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बस यहाँ पर आपका एक रिवीजन और हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी मैं बताता हूँ क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो भाई, मैं कह दूंगा लेट a1 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक। मतलब यहाँ पर एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन की बात हो रही है कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने मान लिया है कि इसका एक्सेलरेशन a1 है। तो हमें a1 पता करना है और हमें क्या पता करना है, हमें एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक तो दे ही रखा है, वो है a, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करना। ये सब फोर्सेस आप देख लो, इसको फिर मैं बताता हूँ एक चीज़, नेक्स्ट पेज पर भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बार बार पेज पलटना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है, इस पर ये हो गई फ्रिक्शन फोर्स, प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स है इस डायरेक्शन में, और यहाँ ये इसका एक्सेलरेशन है a1, और यहाँ पर इसका मास m है, इसका भी मास m है। बात समझ गए? अब दे क्या क्या रखा था हमें, ये मैंने दोबारा बना दिया क्या? हाँ, हमें क्या क्या दे रखा है, लेट कहाँ लिख दिया था हमने, लेट एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू, ये मैंने कहीं लिखा था, वो पेज गायब हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बच्चों, वो है a1। ठीक है, ये मैंने अभी बताया भी था, कहाँ लिख दिया, अच्छा यहाँ पर लिख दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। चलो, तो ये एक्सेलरेशन हमने मान लिया। अब देखो एक चीज़ बात ध्यान से समझना, इस आदमी पर फ्रिक्शन फोर्स जो होगी मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होनी चाहिए, लेकिन कब होनी चाहिए थी, जब हम लोगों ने पहला वाला केस देखा था कि भैया जिस ग्राउंड पे चल रहा है वो तो रेस्ट में, वो आगे पीछे नहीं बढ़ रहा है, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ तो जिस सरफेस पे वो चल रहा है, जिस प्लेट पर या कहते पटरे पर चल रहा है वो तो पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब इसका ये जो एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक दे रखा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखा है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर आपका, मान लो आप यहाँ बैठ के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और मैं इस प्लैंक पे बैठा इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो एक्सेलरेशन a मिल रहा है, मैं ये देखूंगा कि ये एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन ये सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स के बराबर नहीं है, इसका ये जो एक्सेलरेशन है वो फ्रिक्शन फोर्स के मुकाबले कुछ ज़्यादा आ रहा है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स मान लो कोई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसको एक्सेलरेशन देती, लेकिन हम लोग जब देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा आ रहा है। तो ये ज़्यादा वाली फोर्स कहाँ से आ रही है, वो ज़्यादा वाली फोर्स इसलिए दिख रही है क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, और आपको पता है जब भी न्यूटन का सेकेंड लॉ आपको किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाना हो तो आप क्या करते हो, एक सूडो फोर्स लगा देते हो। जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हो रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप एक सूडो फोर्स, वो कितनी होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखो क्या है, मैं जो बताना जा रहा हूँ वो आप समझना। मैं क्या कहूँगा भाई, इस प्लैंक का एक्सेलरेशन a1 पीछे की तरफ है और हमें इस बंदे पर क्या लगानी है, हमें लगानी है न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इस पर हम एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में m इंटू a1, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सूडो फोर्स, ये दे देंगे। और इसके बाद हमें दिखेगा कि अब जो एक्सेलरेशन है, अब हमें पता चल जाएगा जो एडिशनल वैल्यू एक्सेलरेशन की आ रही थी वो इस फोर्स की वजह से आ रही। बेसिकली ये कोई फोर्स होती नहीं है, सब बच्चों हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था, याद करो, ये लेक्चर जाके देख लेना जब हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, कि ये फोर्स इसलिए आ रही है क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसका एक्सेलरेशन फ्रिक्शन के हिसाब से तो हो ही नहीं रहा है, तो कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, अरे मोटा मोटी ये समझ लो कि किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि ये जिस प्लैंक पे चल रहा है वो तो एक्सेलरेट कर रहा है, अगर मुझे इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ लगानी है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एक्सेलरेशन के अपोजिट में एक मुझे सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी जिसकी वैल्यू होगी मास इनटू एक्सेलरेशन। बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाओ किस पर, ऑन मैन। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, इसका नेट एक्सेलरेशन है a विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, क्योंकि अब हम सारी चीज़ें प्लैंक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बात समझना। तो देखो क्या हो जाएगा,
मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया भाई नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और नेट फोर्स इस बंदे पे है कितनी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, देखो F प्लस ma1 है कि नहीं है, कह दो कि सर बिल्कुल है। और देखो अगर मैं न्यूटन का सेकंड लॉ इस प्लैंक पर लगाऊं तो क्या लिखूंगा मैं, अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑन प्लैंक। अब प्लैंक पे आपको ये सब कहानी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्लैंक आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन a1 जो आपने माना था वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो यहाँ तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है, क्योंकि आप ग्राउंड से इसको ऑब्जर्व करोगे, प्लैंक को आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितनी लग रही है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू a1। इस वाली इक्वेशन में अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू ए इज इक्वल टू ma1 प्लस ma1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2ma1। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी a/2, यानी कि ये जो प्लैंक है वो a/2 एक्सेलरेशन से राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, राइट की तरफ जा रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको आंसर मिल गया है, एक आंसर आपको मिल गया है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, a/2, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अभी एक और क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है, क्या पूछी गई, मैन का भी बताना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें मैन का किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, प्लैंक के रिस्पेक्ट में a, तो वो कैसे निकालेंगे, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसको देख लो, ये बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान था। इसमें बस क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैन पर जब आप लगाओगे न्यूटन सेकंड लॉ तो एक सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, बस इतना समझो। अब क्या है, अगर मैं ऐसे लिखूं बच्चों तो आपको समझ में आएगा कि नहीं। ये अगर मैं मान लूं AMG का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपको समझ में आया, कह दोगे आ गया सर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, हमें पता है वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं इसको, वेक्टर फॉर्म में, तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिख सकता हूं कि भाई हमें अगर मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो मैन का प्लैंक के रिस्पेक्ट में निकाल लो और प्लैंक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इन दोनों को जोड़ दो। ये हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट में, याद करो आपको। या मैं ऐसे कह दूंगा कि एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक, तो बात तो वही हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। हमें ये निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना दे रखा है, प्लैंक कितना दे रखा है, ए दे रखा है। देखो बच्चों मैंने वेक्टर फॉर्म में पता है क्यों दिखाया है, जिस डायरेक्शन में बंदा ये जा रहा है इसको पॉजिटिव मान लो, ठीक है, इसको पॉजिटिव मान लो, और जिस डायरेक्शन में प्लैंक जा रहा है इसको नेगेटिव मान लो। आप कह दोगे सर ऐसा क्यों करा, मैंने मैन के रिस्पेक्ट में सब कुछ दिखाया है, ठीक है। तो प्लैंक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर देखो प्लैंक का एक्सेलरेशन कितना आया, a1 इज इक्वल टू a/2, तो इसकी जब वैल्यू रखोगे एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये रखना माइनस a/2। बात समझ गए, अगर प्लस माइनस में धोखा खा गए तो आपका आंसर गलत आने लगेगा। तो ये भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a/2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्शन भी लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट आपने क्या माना था, पॉजिटिव। और यहां पर भी आप डायरेक्शन लिख देना, ये क्या लिख दोगे आप, टूवर्ड्स राइट, ठीक है। ये तो ऑब्वियस ही बात है, प्लैंक इधर जा रहा है, बंदा उधर जा रहा है, ये समझ में आ गया। अब आपको एक्सेलरेशन पता चल गया। एक चीज और पूछी थी आपसे, पूछा गया था, क्या पूछा गया था, फ्रिक्शन बताना है बाय द प्लैंक ऑन द मैन, या कह दो मैन या ऑन द प्लैंक, क्योंकि एफ की वैल्यू तो दोनों में कॉमन है ना। तो एफ a1 आप निकाल चुके हो, इस वाली इक्वेशन में रख देना a1। तो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन F इज इक्वल टू m इंटू a1, सिंस a1 इज इक्वल टू a/2, यहाँ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो F कितना हो जाएगा, ma/2। ये भी एक आपका आंसर हो गया। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ मैन पता चल गया, फ्रिक्शन पता चल गया, और एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक भी पता चल गया। प्लैंक और मैन का एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, बस बंदा जो है वो a/2 से इधर जा रहा है, प्लैंक a/2 से इधर जा रहा है। बात समझ गया, इस क्वेश्चन को देख लो, अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। क्यों अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर आपके 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक तो वॉकिंग वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया, दूसरा हम लोगों ने स्यूडो फोर्स को भी अप्लाई करा तो वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया, क्योंकि हम जब बंदे को देख रहे हैं तो हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। चलो
तो ये सब सॉल्व कर लिया। अब बात आता है एक नया कॉन्सेप्ट टॉपलिंग। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये 7th केस है। टॉपलिंग बच्चों आपको ध्यान होगा मैंने क्या बताया था कि जैसे मान लो आपके घरों में अलमीरा तो होगी ही, ठीक है, जो टॉल ऑब्जेक्ट है। अब अगर आप ये ग्राउंड पे रखी हुई है और आप इस पर फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक, तो एक चीज़ हो सकती है, क्या पी आपने एक फोर्स लगाई, हो क्या सकता है कि आप जब उसे धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो, तो वो स्लाइड हो सकती है इस सरफेस के ऊपर। कह दोगे सर बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि मैं स्लाइड कर रहे हैं एक कुछ ऐसा हो जाता है कि एक वो टॉपल हो जाती है, वो ना, इसका मतलब वो रोटेट हो जाती है, वो गिर भी सकती है इस डायरेक्शन में। कैसे? वो ऐसे टॉपल हो जाएगी। अगर आपने कुछ ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा दी, मान लो आपने बहुत ऊपर से इसको पुश करना स्टार्ट करा, तो क्या होगी, इस पॉइंट के अबाउट मान लो वो टॉपल हो जाएगी। फोर्स आप ऐसे लगा रहे थे, यानी टॉपल का मतलब होता है ये रोटेट होके गिर जाएगी आगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तब प्रॉब्लम, इसी को बच्चों टॉपलिंग कहते हैं। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों हो जाता है। बेसिकली बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो फोर्स है आपकी, वो जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है वो किसी एक पॉइंट के अबाउट टर्निंग मूवमेंट क्रिएट कर देती है। टर्निंग मूवमेंट का मतलब होता है टॉर्क। और ये आपका जो वेट है, मान लो इसका मास m है, तो देखो बच्चों इसका वेट कितना होगा mg। मान लो इसके वेट की इस पॉइंट के अबाउट इसकी टॉपलिंग होगी, मैं इस पॉइंट को O मान लेता हूँ। तो इस mg का, ये जो mg की लाइन ऑफ एक्शन है, मान लो इससे दूरी जो है इसकी x है, ठीक है, और ये जो फोर्स है जो आपने लगाई है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन की दूरी O से क्या है, y है। अब आपको टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, आपको याद होगा। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, या टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट करें तो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है आपको, जिस पॉइंट के अबाउट टर्निंग हो रही है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों एक काम करते हैं, हम लोग क्लॉकवाइज मोशन को नेगेटिव ले लेते हैं। मतलब अगर टर्निंग क्लॉकवाइज हो रही है तो उसको नेगेटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है या काउंटर क्लॉकवाइज तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। बात समझ गए? अब यहाँ पर बच्चों देखो, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, इक्विलिब्रियम, तो आपको पता होगा कि इक्विलिब्रियम में एक कंडीशन ये भी होती है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट मूवमेंट यानी कि फोर्स का टर्निंग इफेक्ट वो जीरो होना चाहिए। ये भी तो एक कंडीशन मैंने बताई थी आपको। तो अगर मैं कहूँ कि ओ के अबाउट टर्निंग हो रही है और हमें टॉपलिंग को अवॉइड करना है, यानी कि टॉपलिंग नहीं होने देना। मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि P की मैक्सिमम वैल्यू बताओ या Y की मैक्सिमम। अब ये भी आपको पता है कि P अगर कहीं यहाँ लग रहा होता तो हो सकता है टॉपल ना करती, कहीं ऊपर लगेगा तो ये जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाओगे टॉपलिंग के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि P की ये मैक्सिमम हाइट बताओ ग्राउंड से जिस पर लगाने पे टॉपल कर जाए, इसका मतलब वो वही वाला पॉइंट है जिस पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये कह सकता हूँ सिग्मा MO इज इक्वल टू 0। MO इज इक्वल टू 0 का मतलब समझ रहे हो बच्चों क्या है? मैं वेक्टर भी लगा रहा हूँ, वेक्टर क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। M मतलब मूवमेंट, यहाँ पर टाउ भी लिख सकता था मैंने। सिग्मा M का मतलब जितनी भी फोर्सेस इस पे लग रही हैं इस ब्लॉक पर, उनका O के अबाउट जो मूवमेंट है वो 0 होना चाहिए। अब बच्चों ध्यान से समझते हैं, सबसे पहले वेट को ले लो। वेट कितना है? mg नीचे की तरफ जा रहा है, तो मूवमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, mg का O के अबाउट मूवमेंट कैसा होगा, mg फोर्स इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितनी है, x, तो mg इंटू x हो जाएगा। कह दोगे बिल्कुल हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अब देखो O के अबाउट ये जो फोर्स है वो देखो कैसे नीचे जा रही है, तो नीचे जा रही है। अगर आप रोटेट करने की कोशिश करो तो देखो एक क्लॉकवाइज जा रही है, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ mg इंटू एक्स, और क्लॉकवाइज को हमने कैसा ले लिया, नेगेटिव ले लिया। याद करो हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ फोर्स में ये सब चीज़ें समझी थी। और बच्चों ये जो केस है ये जनरली आपकी किताबों में ज़्यादा दे नहीं रखा है, ठीक है, इसको बस मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये भी हो सकता है, ठीक, ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर हो। और रही बात मूवमेंट की, वो हम लोग जब रोटेशन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में समझ लेंगे। अब देखो ये फोर्स P जो है इसका मूवमेंट O के अबाउट कैसा होगा, देखो P इंटू वाई, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसी होगी, देखो O के रेस्पेक्ट में P किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अगर मैं रोटेट करना चाहूँ तो कैसे होगा, ऐसे जाके ऐसे रोटेट होगा। देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस का P इंटू वाई इज इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो p इंटू वाई इज इक्वल टू एम जी एक्स। यहाँ से आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी, y की मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी, जिसके अबाउट मतलब अगर उससे ज़्यादा आपने कर दिया तो टॉपलिंग हो जाएगी। वो सब चीज़ें हैं, अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू आपको पता चलेगी। अब आप अगर घर में एक काम करना, अलमीरा को पुश करके देखना, कि कोशिश करना पहले अलमीरा पे नीचे फोर्स लगाना, थोड़ा सा देखना हाँ स्लाइड कर रही, फिर अपने हाथों को ऊपर बढ़ाते जाना और फिर पुश करना, फिर देखना कि अरे अभी भी स्लाइड कर रही, फिर और पुश करना, फिर इतना पुश करना, आगे ऊपर हाइट बढ़ाते जाना फोर्स लगाने की कि वो टॉपल कर जाए, गिरा देना अलमीरा को। अरे मजाक करो, ये सब करना मत, मम्मी पापा भाई बहन सब मिल के मारेंगे, ये सब मत करना ठीक है। टॉपलिंग समझ गए हो ना, कुछ नहीं करना, इसमें मूवमेंट लेना है। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी एक केस बताया, क्या बताया, अ ब्लॉक ऑफ विड्थ बी, बी इसकी चौड़ाई है, ठीक है भाई, एंड हाइट एच, एच इसकी हाइट है, एंड मास एम स्लाइड्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। भाई ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे जरा गौर देना, ये मान लो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, फोर्स तुम p लगा रहे हो, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स p, डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट d, ये जो हाइट d है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता करनी है, at which p can be applied so that the block slides without toppling. The static and dynamic coefficients of friction are mu s and mu k respectively. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एक चीज ध्यान से समझना, ये टॉपल होने वाली है तो हमें लिमिटिंग केस पता करना है। अभी तो हमें पता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाने का बच्चों मतलब क्या है कि इस पे नेट सम ऑफ फोर्सेस जो हैं वो क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर एक चीज मैं लिखने वाला हूँ, नेट सम ऑफ फोर्सेस आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। अब देखो बच्चों, इस पर अगर स्लाइडिंग हो रही है तो आपको भी पता है कौन कौन से फोर्सेस होंगे, एक तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, इसका वेट mg नीचे की तरफ होगा, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में स्लाइड हो रही है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, और वो कैसा फ्रिक्शन होगा, वो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये स्लाइड कर रही है, देखो स्लाइड कर रही है। तो यहाँ पर मैं एक चीज लिखने वाला हूँ, क्या लिखूंगा, एफ पी माइनस का एफ के इज इक्वल टू जीरो। कह दोगे सर बिल्कुल सही बात है भाई, पी इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, इनका सम जीरो होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, P माइनस एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू जीरो। तो P माइनस म्यू के इंटू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंस n इज इक्वल टू क्या होगा, mg, तो यहाँ पर mg रख दो इज इक्वल टू जीरो। P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी म्यू के इंटू mg, आ गई। तो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको आगे बढ़ाने के लिए आपकी फोर्स एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। कह दोगे सर बिल्कुल ठीक है, इसको देखो फिर मैं बताता हूँ। और अब बात आती है कि सर जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड हो रही हो और मान लो मैं d की एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट कर लूँ कि ये टॉपल हो जाए, गिर जाए, तो ये किसी इस पॉइंट के अबाउट गिरेगी, रोटेट होगी। इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर मैं ड्रॉ करूँगा इसको। तो बात ज़रा बच्चों ध्यान से समझना, मैं बताने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि जब ये टॉपल होगी, जब ये टॉपल होगी किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, तो होगा बच्चों पता है क्या होगा, ये कि ये जो फोर्स आपकी फ्रिक्शन की पूरी सरफेस पे लग रही थी, अब वो सिमट के सिर्फ इस पॉइंट पे आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी फ्रिक्शन फोर्स एफ के। बात समझ गए। और नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है, पूरी सरफेस अब कांटेक्ट में नहीं है, अब ये वाला पॉइंट आपका कांटेक्ट में आ जाएगा। वेट जो है, मान लिया ब्लॉक सिमेट्रिकल है, तो बच्चों ध्यान रखना, हम लोग जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको कि जब ऐसे कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक होते हैं तो उनका जो वेट होता है वो सेंटर से पास होता है, मतलब मास उनका सेंटर पे एक्यूमुलेटेड होता है। तो ये जो वैल्यू होगी बच्चों, ये कितनी होगी, b/2, भाई पूरी है b तो ये हो जाएगी b/2। और हम मान लेते हैं कि p हमने d मैक्स पे ले लिया है, मतलब d की अब मैक्सिमम वैल्यू है, तभी तो ये इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कराएगा। इससे कम होगी तो ये स्लाइड करेगी, जैसे कि अभी हमने देखा। इससे ज़्यादा होगी तब क्या होगा, डी मैक्स हो जाएगी, तब ये टॉपल कर जाएगी। कैसे टॉपल कर जाएगी, ऐसे टॉपल कर जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ओ के अबाउट मूवमेंट लेने वाला हूँ, तो सिग्मा एम ओ इज इक्वल टू जीरो।
ये लिख देना है यहाँ पर, नेट सम ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसी के अबाउट टॉपल होगी। तो जो फोर्सेस O से पास हो रही हैं उनकी तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो वो तो 0 हो जाएगा मूवमेंट। बची कौन सी दो फोर्स, mg और p। अब देखो जैसे मैंने बताया था mg का मूवमेंट O के अबाउट कैसा होगा, देखो क्लॉकवाइज हो रहा है तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, क्लॉकवाइज को माइनस ले लूंगा, माइनस mg इंटू b/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। P का मूवमेंट O के अबाउट कैसा होगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस का P इंटू डिस्टेंस कितनी है d मैक्स, d मैक्स O से देखो d मैक्स है इसकी डिस्टेंस, d मैक्स इज इक्वल टू 0, तो P इंटू डी मैक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये उधर लेकर जाओ, mg इंटू b/2 हो जाएगा। अब देखो P की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, P की वैल्यू निकाली थी कि जब स्लाइडिंग हो रही होगी तो P की वैल्यू कितनी होगी, P इज इक्वल टू म्यू के इंटू mg। अब यही वैल्यू लेनी है क्योंकि ये जस्ट वो पॉइंट है जिस पे टॉपलिंग होने वाली है, तो P की वैल्यू इतनी रहेगी म्यू के इंटू mg। तो यहाँ पर रख दो ये वैल्यू, म्यू के इंटू mg इंटू डी मैक्स इज इक्वल टू mg b/2। ये कैंसिल आउट हो गया mg, तो d मैक्स कितना आ जाएगा, d मैक्स आ जाएगा b/2 इंटू म्यू के। बात समझे, क्या दोगे सर, समझ गए। यही बच्चों आंसर है आपका। अब देखो क्या d मैक्स में कहीं मास या इस ब्लॉक की हाइट ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें ये आ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन सरफेस के बीच में कितना है और b की वैल्यू कितनी, यानी इसकी चौड़ाई कितनी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चौड़ी है तो उस पर आप थोड़ा ऊपर भी फोर्स लगाओगे तो इतनी आसानी से वो पलटेगी नहीं, है कि नहीं, क्योंकि पतली चीज़ों को पलटना बहुत आसान है। देखो टॉपल करना कितना आसान होता है, जब उनकी चौड़ाई बढ़ जाएगी तब आप फोर्स लगाओगे तो उनको टॉपल करना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। देखो B है यहाँ पर, B बढ़ाते जाओगे तो D मैक्स बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से अगर ग्राउंड और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाए, फ्रिक्शन आपका कम हो जाए, तब भी टॉपलिंग आपकी मुश्किल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब आप फोर्स लगाओगे तो वो स्लाइड करने लगेगी, वो टॉपल नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर फ्रिक्शन बढ़ा दें, देखो म्यू के की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो वो वहां पर अटकने की कोशिश करेगी, वहां पर रेस्ट्रिक्ट होगा उसका मोशन, और तब जब आप फोर्स लगाओगे तो हो सकता है वो टॉपल हो जाए, पलट जाए। बात समझ रहे हो। तो देखो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि इससे आपको सब समझ में आ गया कि क्यों ऐसे चौड़े ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको टॉपल करना मुश्किल होता है, और अगर फ्रिक्शन कम है यानी कि स्मूथ सरफेस है तब भी टॉपल करना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही आप फोर्स लगाते हो वो आगे बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है। देखा बच्चों, फिजिक्स आपको क्या क्या समझा सकती है, सब कुछ समझा सकती है यूनिवर्स में, छोटी से और बड़ी से बड़ी चीज़। चलो टॉपलिंग भी समझ में आ गई आपको। देखो बच्चों, ये हो सकता है आपको किसी बुक में ज़्यादा मिले मत, ठीक है, मुझे आपको समझाना था क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग लग भी रहा होगा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ज़्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो समझ में ना आए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वॉकिंग वाला बस आपके सिलेबस में, उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। थैंक यू बच्चों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।